जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित। कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने प्रश्नमालाएं 3 प्रश्नमाला कंप्लीट हमने कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिल सके। आइए हम चलते हैं प्रश्नमाला 4 की तरफ, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, प्रश्नमाला का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, अब ये देखो क्या होता है, इनको पहले समझते हैं। ये रैखिक समीकरण क्या है और 2 चरों वाले, वो भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अपने पास आती है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको पहले बताता हूं 2 चरों के बारे में। अब 2 चर क्या होते हैं? चर का मतलब अपन हमेशा समीकरण देखते हैं x² + 2x + 10, ऐसे काफी कुछ आता है। देखो, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है x² + 2x, तो इसको आप कहोगे ये तो ओनली एक ही चर का है, एक चर का समीकरण है। कैसे? यहाँ पर जो चर पद है x ही तो आ रहा है, x के अलावा कोई नहीं आ रहा। अगर मैं आपको कह दूं कि यदि आपके पास आ जाए x + y, तो ये कौन से कितने चर हो गए? इसमें 2 चर हो गए। यदि आपके पास आ जाए x² + y², तो भी इसमें कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। आपके पास ऐसा भी तो आ सकता है 2x² + y - 3 = 0, कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। ठीक है बेटा। अब आपके पास ऐसा भी आ सकता है, देखो 3 चर भी तो आ सकते हैं एक साथ, x² x³ + y³ + z³, तो ये कितने चर हो गए मेरे पास? 3 चर हो गई। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कितने चरों का? 2 चरों वाला, और वो भी कौन सा? रैखिक समीकरण। वो भी कौन सा बेटा? रैखिक समीकरण। अब देखो, 2 चर तो आपको समझ में आ गया कि 2 चर क्या होता है, यानी x के अलावा। x तो अकेला चर है, अगर y भी आ जाता यहाँ पर, अकेला y आ जाता, कैसे? y² + 2y, तो अभी आप इसको क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला समीकरण। अभी रैखिक में बात नहीं है, ये एक चर वाला समीकरण कहते हैं इसको। अब देखो रैखिक क्या होता है, इस रैखिक के बारे में अपन ध्यान से समझते हैं। तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात केवल 1 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा? 1। अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, वो अपना रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए, यहां पर y का घात कितना है? 1 है, और यहां कितना है? 2 है। अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। तो ये क्या रैखिक होगा? क्या नहीं होगा? ठीक है, यहां पर देखो अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। रैखिक होगा? क्या नहीं होगा? यहां पर देखो x की घात कितनी है? 1, y की घात कितनी है? 1। तो ये बताइए आप, यहां पर अधिकतम घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो ये रैखिक होगा। कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी आए? 1 आएगी, वह तो रैखिक समीकरण कहलाता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने चर दिए गए हैं। अब चर जो आप देखोगे, अगर 2 चर दिए गए हैं तो आप क्या कहोगे? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 1 चर दिया गया है तो आप क्या कहोगे? 1 चर वाला रैखिक समीकरण। यदि आपको 3 चर दे दिए जाएं, कितने चर दे दिए जाएं? 3 चर, तो आप क्या बोलोगे? 3 चर वाला रैखिक समीकरण। अब आप बताओ, क्या इसको आप रैखिक समीकरण बोल सकते हैं क्या? x³ + y³ + z³, आप इसको 3 चर वाला समीकरण तो बोल सकते हैं, 3 चर वाला समीकरण तो बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको रैखिक नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। अब अधिकतम घात 3 आ रही है तो आप इसको क्या बोलोगे? त्रिघाती या त्रिघात या 3 चर वाला समीकरण। क्या बोलोगे? 3 चरों वाला त्रिघात समीकरण। ठीक है, 3 चर भी आ गया और घात भी 3 आ गई। अगर ये ऐसा होता x + y + z, तो आप क्या बोलते?
तीन चर वाला रेखिक समीकरण। तो अपने सिलेबस में ये जो प्रश्नमाला है आपके सामने, प्रश्नमाला 4, इसका नाम क्या है बेटा? दो चरों वाला रेखिक समीकरण। तो बताओ इनमें से अपन किस किस का अध्ययन करेंगे? केवल अपन इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई, दो चर आ गया, और वो भी कौन सा? रेखिक समीकरण। ठीक है ना? तो ये रेखिक समीकरण, ये कौन सा है? द्विघात समीकरण। अधिकतम घात कितनी आ रही बेटा? 2 आ रही है। जिसकी अधिकतम घात 2 आती है द्विघात, 3 आती है त्रिघात, और एक ही आती है वह कहलाता है सरल रेखीय या रेखिक समीकरण। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। देखो यह आपको रेखिक समीकरण के बारे में आपको पता लग गया है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें सिस्टम, कि देखो दो चरों वाले समीकरण आपको पता तो लग गया है कि यदि उसमें दो चर एक साथ आ जाएं हो सकता है x और y की जगह a और b भी तो आ सकता है। तो ये याद रखना, अगर आपको चरों की संख्या 2 दे दी जाए तो वह समीकरण कौन सा होगा? दो चरों वाला। और साथ साथ घात भी अधिकतम कितनी आए बेटा? 1 ही आए। घात भी अधिकतम कितनी आए? 1। तो वह आपका संपूर्ण रूप से कहलाएगा दो चरों वाला रेखिक समीकरण। दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा। अब चलते हैं इसी को लेकर अगर अब आगे देखो सवाल किस प्रकार से आते हैं, ध्यान से देखना। पहले अपन समझते हैं कि रेखिक समीकरण दो चरों वाली बनती कैसे है। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, छोटा सा ध्यान से सुनना, कि एक कक्षा में इतने टोटल विद्यार्थी हैं। मैं आपको कहूं कि एक कक्षा आपके सामने कक्षा 9 है, इसमें आपके सामने विद्यार्थी है 40। ठीक है बेटा, आपके सामने विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। उस कक्षा 9 में विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं? 40 विद्यार्थी हैं। अब यदि इसमें कहा जाए कि यदि लड़कियों की संख्या, या आपको दे दिया जाए कि लड़कों की संख्या कितनी है? 25 दे दिया, और आप कह दो लड़कियों की संख्या कितनी है? 15 बचेगी। तो आप सीधा क्या करोगे? आपका कहने का क्या मतलब आया कि आपने 25 प्लस 15 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा? 40 प्राप्त हुआ। पहले सरल तरीका देखिए भाई, कक्षा 9 में कुल विद्यार्थी 40 है, और आपको पता लग जाए कि भाई लड़के कितने हैं? 25, और लड़की कितनी है? लड़की कितनी है मेरे पास? 15 हैं। ठीक है, तो आप 25 और 15 को जोड़ोगे, कितना आ गया? 40। अब इसी प्रकार इसी को लेते हुए अगर अलग से सवाल थोड़ा आ जाता, ध्यान से देखना। अब आप कहिए कि भाई कक्षा 9 में 40 विद्यार्थी थे। ठीक है, अब आप लड़कों को यदि x मानते हो और लड़कियों को y मानते हो, तो आपके सामने क्या कंडीशन आ जाएगी इसकी? जैसे ही x प्लस वाई बराबर है 40। ये कहलाती है मेरे पास कौन सी समीकरण? दो चर वाली रेखिक समीकरण। चर कितने हो गए? 2 ही हो गए। एक लड़का, लड़के को क्या माना मैंने? x, और लड़की को क्या माना मैंने? y। तो आपके सामने x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इस प्रश्नमाला को समझने का। यह आपके आगे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना तो है कि दो चर वाला रेखिक समीकरण होता है, वो कैसे आता है। अब यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि x और y अकेला आएगा। रेखिक समीकरण तो ये भी हो सकता है 100x प्लस में 100y बराबर कुछ भी आगे संख्या यहाँ पर, तो ये भी तो रेखिक समीकरण है। आपको यहां नहीं देखना, कभी आप यहां 100 को देख के और बोल दो 100 घातीय समीकरण, वो आपका गलत हो जाएगा। घात यहां पर आती है हमेशा। ठीक है बेटा, तो आप यहां पर घात कितनी है? 1, तो आप इसको क्या बोलोगे? रेखिक समीकरण। अब चलते हैं आगे। देखो इन्हीं में आपको कुछ सवाल, समीकरण कैसे बनते हैं और बड़े बड़े, और बनाना कैसे है। सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण बात तो अपनी ये होती है कि समीकरण को बनाया कैसे जाता है। अब देखते हैं अपन समीकरण बनाना सीखते हैं। जैसे मैं ये कहूं, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझना। आप खुद समीकरण बना के देखो आपसे कैसे बनती है ना, फिर यहां देखना आपको गलत है या सही है। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न बोलता हूं कि एक कक्षा 9 में कुल विद्यार्थी 40 है। कुल विद्यार्थी कितनी है बेटा? 40 है। ठीक है, अब देखो कुल विद्यार्थी आपने तुरंत लिख दिया 40 है। कुल विद्यार्थी 40 आपके सामने। अब कंडीशन आपको दे दिया जाए कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 2 गुने से
2 गुने से कितना अधिक है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, लड़कों की संख्या मान लो मेरे पास यह आ गई 10 आ जाती है। 10 के 2 गुने से 20 हो गया, और 20 से कितना अधिक है लड़कियों की संख्या, 20 से 5 लिया, 5 जैसे 15 लिया, 15 का 2 गुना, 7 का 2 गुना लिया, 7 दूनी 14, और 14 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है, 12 अधिक है, तो कितना हो गया 14 और 12 कितना हो गया मेरे पास 26 हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कुल विद्यार्थी 10 ले लिया, पहले सिंपल की तरफ चलते हैं, फिर आगे चलेंगे थोड़ा कठिन। देखो यहाँ आपको दे दिया कि यदि कुल विद्यार्थी आपके सामने 10 हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, लड़कों की संख्या से 3 अधिक है, 3 अधिक है, तो बताइए आप लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपके सामने क्या आ गया सवाल कि कुल विद्यार्थी आपके सामने 10 है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 अधिक है, कितनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। माना अब आप इसमें क्या करोगे, माना अब किससे अधिक है, लड़कों से अधिक है ना, तो देखो लड़कों की संख्या मान लिया, माना लड़कों की संख्या बराबर आपके सामने x होगी, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी बेटा इस लड़कों की से 3 ज्यादा, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी x + 3, x + 3 हो जाएगी। अब देखो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, दोनों को जोड़ोगे x + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यह आपके सामने समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या कितनी है, x + 3, 3 ज्यादा है, तो यह आपके सामने समीकरण आपको प्राप्त हुआ। यदि आपको कह दिया जाए कि भाई देखो 5 पेन का मूल्य आपका कितना है, देखो टोटल आपने बाजार में गए और आपने 5 पेन और 4 पेंसिल खरीदी, क्या खरीदिया आपने, 5 पेन और 4 पेंसिल, और टोटल खरीदा आपने 40 रुपए में। अभी केवल आपको समीकरण बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं, बाद में अपन इनको हल भी करेंगे, कैसे हल होता है वो आगे की बात है। और यदि आपको कह दिया जाए कि 5 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपए है, तब आप इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करके बताइए, तो क्या लिखोगे, माना पेन की संख्या को तो आपने क्या मान लिया, x रुपया, माना पेन कितने हैं, 5 पेन खरीदे और 4 पेंसिल खरीदी है, कितने रुपए में, 40 रुपए में, तो माना 5 पेनों का मूल्य, माना 5 पेनों का मूल्य कितना है, x रुपए, और 4 पेंसिल का मूल्य, एक एक का मानता हूं, हमेशा एक एक का मानते हैं, माना एक पेन का मूल्य x रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5x + 4y बराबर में 40, ये आपके पास समीकरण आती है। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण ऐसी आ गई। अब आपको जैसे मान लो पूछा जाता इसी में कि भाई देखो कक्षा 10 में मान लिया 40 विद्यार्थी हैं, आपको कह दिया जाए कि कक्षा 9 में 40 विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, और कह दिया जाए कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों के दुगने से 3 ज्यादा है। मैं कहूं लड़कों की संख्या जो है ना वो लड़कियों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, केवल यहां समीकरण देखना है। तो माना लड़कियों की संख्या, आप तुरंत क्या लिखोगे, माना लड़कियों की संख्या क्या है, x है, तो लड़कों की क्या है, लड़कों की मैंने अभी क्या बोला, दुगने से 3 ज्यादा, इसका दुगुना करो, 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो यह आपके सामने दोनों चर पकड़ में आ गए। तो क्या लिखोगे, x + 2x + 3 बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। यह आपका समीकरण बन जाएगा। लेकिन अब आपको मैं एक चीज पूछता हूं इन तीनों सवालों में, अब आपके सामने 3 सवाल है बेटा, ध्यान से देखना, यहां बताना एक बात मेरे को कि आपको यहां पर ऐसा क्या गलत लगा। प्रश्न वाला का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, लेकिन हमने यहां पर आपके सामने देखो कहीं पर 1 चर का ही रैखिक समीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया। कहां पर है, देखो ये रहा, x और x एक ही चर का है, यहाँ पर x और x ये भी एक ही चर का है, लेकिन नीचे देखो यहाँ पर x और y 2 चर का हो गया। तो यदि अपन इस सवाल को 2 चर में देखें, 2 चर में कैसे होता है, तो ये देखो ध्यान से, क्योंकि अपनी प्रश्न वाला आपको पढ़ानी है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखना सवाल क्या है। अब मैं बोलता हूं कि कक्षा 9 में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 में कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब कह दिया जाए कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, 3 अधिक है, तो बताओ समीकरण कैसे बनती है। अपने को समीकरण बनानी है केवल,
यहां तक जाना है, समीकरण बनाना सीखना है, उसके बाद में अपन हल करेंगे। अब देखो कुल विद्यार्थी बेटा 40 है, कुल विद्यार्थी कितना है 40, कुल विद्यार्थी कितना है 40। माना लड़कों को तो आपने क्या मान लिया, माना लड़के x है और लड़कियां कितनी है y है। तो पहली कंडीशन फर्स्ट केस आपके सामने क्या आएगा बेटा कि कुल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी है ना। तो आप क्या लिखने वाले हो x प्लस वाई बराबर 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना लिख दिया। तो बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण आया कि नहीं आया, आ गया ना। सेकंड केस में ये आप लिखते हो, सेकंड केस में आप लिखते हो, इसने क्या बोला कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या यानी y, इधर आप y रखोगे, लड़कों की संख्या के, लड़के कितने हैं x, इनके 2 गुने से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आपको देखो ये भी 2 चर वाली रैखिक समीकरण है और ये भी कितने चर वाली है 2 चर वाली रैखिक समीकरण आपके पास है, आ गई। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो केवल आपको समझना था कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण कैसे होती है। अब आपको हल कराया जाए, मान लो ये कहा जाए कि भाई लड़के एवं लड़कियों की संख्या आप तो ज्ञात करके दिखाइए। तो आप क्या करोगे सीधा कि y का जो मान है नहीं 2x + 3, जो y की वैल्यू आपके सामने आती है, इस वैल्यू को उठाकर आप यहां रख दोगे। ठीक है, आपका काम यहां पर हो जाएगा, यहां रखोगे तो ये x + 2x ऐड हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, फिर आप डिवाइड यहां पर दे दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे देखो आपके सिलेबस में इतना बड़ा भी है नहीं, केवल आपको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण समझना है। अब अपन चलते हैं कि समीकरण में जो मान है, अब तक तो हमने 2 चरों का रैखिक समीकरण बनाना और समझना सीखा है कि 2 चरों का रैखिक समीकरण होता कैसे है। अब आपने इसको संपूर्ण रूप से समझ लिया है। अब अपन चलते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, मैं आपको लिखवाता हूं कैसी कंडीशंस होती है और कैसे इनका हल किया जाता है। देखिए ध्यान से देखना। अब देखो इसमें जो समीकरणों के हल प्राप्त होते हैं वो 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक होता है कोई हल नहीं है। अब वो कैसे होते हैं वो देखो आपके सामने मैं दिखाता हूं सवाल। देखो जैसे आपको समीकरण देखो ध्यान से देखना, एक मेरे पास व्यापक समीकरण आता है a1x + a2y और प्लस में c बराबर 0, ये मेरे पास एक समीकरण है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर देखो कैसी समीकरण आती है मेरे पास a1x, जैसे सिंपल लेता हूं पहले, बाद में फॉर्मूले बनाते हैं। पहले मैं ये दे दिया कि 2x + 3y बराबर 3 दे दिया, और दूसरा ये दे दिया 3x + 4y बराबर 4 दे दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये पहले देखो आप सिंपल, पहले उदाहरण की तरफ चलते हैं और उदाहरण से फिर बाद में अपन फॉर्मूले यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने आपको 3 हल लिखाए हैं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो है ना मेरे पास ये a1, ठीक है, b1 और c1, a2, b2 और c2, ये ध्यान से सुन लेना। अब कैसे हल करते हैं ध्यान से देखो, मैं पहले आपको उदाहरण की तरफ समझाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ यदि 2/3 और इधर 3/4 रखता हूं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, भाई कंडीशन किस प्रकार से होती है, पहली कंडीशन तो क्या होती है कि इन दोनों का बराबर नहीं होना, तब तो वो कहलाता है अद्वितीय हल। कौन सा हल कहलाता है, अद्वितीय हल कहलाता है। यदि ये दोनों बराबर हो जाते, ये दोनों मान लिया बराबर रहते और तीसरा भी बराबर आ जाता, तो आप क्या कहते, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते। अगर आपका शुरू का 2 तो बराबर हो जाता और तीसरा बराबर नहीं होता, तीसरा बराबर नहीं होता आपके सामने, तो आप क्या लिखते, यहां पर देखो 2 तो बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं है, तो आप इसके सामने क्या लिखते, कोई हल नहीं है। अभी आपके सिलेबस में है, तो मैं इसको आपको देखो सूत्र के अनुसार मैं आपको समझाता हूं कैसा आपको फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से समझना। देखो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे प्रश्न वाला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखो अपने पास व्यापक समीकरण आती है, अच्छे से देखना, a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में, अब देखो ध्यान से देखना, ये अपने पास दो समीकरण होते हैं व्यापक। यदि इनमें पहली कंडीशन है कि यदि आपके सामने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं मिले, बराबर आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या लिखते हो, हल की प्रकृति कौन सी होती है, अद्वितीय होती है। हल की प्रकृति कौन सी होती है, अद्वितीय हल। और होते हैं कौन से, संगत हल होते हैं। कौन से हल होते हैं बेटा, संगत हल। और जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपके सामने आएगा कैसे सवाल में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी तो आप फॉर्मूले यहां ध्यान से देखिए। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों ही हैं, तो हल कौन सा होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल प्राप्त होंगे और संगत ही होगा। रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को ढकने वाली, यानी एक ही रेखा बनेगी। ग्राफ में हमेशा जब ग्राफ बनाते हैं हमेशा दो रेखाएं आती है, लेकिन इस हल में आपको समपाती रेखा यानी एक ही रेखा मिलेगी एक दूसरे को ढकती हुई। तीसरा है, यदि आपके सामने आ जाए a1 बटा a2, ये तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, तो बताइए हल कौन सा होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और प्रकृति असंगत, और उसके बाद रेखाएं होंगी समांतर। दो रेखाएं आपस में कहा जाएंगी बेटा, समांतर की तरफ चलेंगी। ये हो गया आपके सामने फॉर्मूले जो इस प्रश्न वाला में काम आने वाले हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो इस प्रश्न वाला में क्या है, देखो जैसे आपकी प्रश्न वाला 4.1 है, वो स्टार्ट होती है और उसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को आप इस रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो कैसे व्यक्त करते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना। आपके सामने देखिए प्रश्न वाला 4.1, और प्रश्न वाला 4.1 आपके सामने कि ax प्लस वाई प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है आपके सामने। और इस रूप में आप व्यक्त कीजिए और abc के मान भी बताइए। देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। देखो आपको जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए कि 2x प्लस 3y बराबर 5, अब आपको कहा जाए कि इसको आप इस रूप में व्यक्त कीजिए। अब व्यक्त करेंगे तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहां पर x का बड़ा पद है, मैंने भी लिख दिया ऐसे कैसे 2x प्लस 3y। ये जो c होता है ना बेटा, वो c होता है अचर पद। c को क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। c को क्या बोलेंगे बेटा, अचर पद। तो ये अचर पद मेरे पास 5 है ना, इधर आ गया, माइनस का हो गया बराबर में 0। यानी कि आपने इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त कर दिया। अब आपको पूछ रहा है ये a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इन दोनों की तुलना कीजिए आपस में, केवल तुलना करते हैं और कुछ नहीं होने वाला। यहां पर देखो कंपेयर कीजिए, x है, x बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और c की वैल्यू मेरे पास -5। ये एक चीज याद रखना कि यहां पर abc का मान जो भी आता है वो चिन्ह सहित आता है। प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न वाला 4.1 में आपके सामने दे रखा था। अब आगे चलते हैं, जैसे प्रश्न वाला 4.2 आती है। छोटे छोटे प्रश्न है, यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको करा रखा है। और देखो अब अपन चलते हैं प्रश्न वाला 4.2 की तरफ। उसमें अच्छे से देखना क्या पूछ रहा है। देखिए भाई, अब प्रश्न वाला 4.2 में है कि y बराबर है, पहला आपको दे रखा है समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5। इस समीकरण में आप बताइए कि पहला अद्वितीय हल किसका है। क्या इसमें आपको क्या क्या पूछ रहा है बेटा, अद्वितीय हल
और सेकंड है अनेक हल, केवल दो हल, केवल दो हल, और तीसरा है अनेक हल, अनेक हल, या आप बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब मेरे को ये बताइए, देखो प्रश्न ने क्या पूछा है, ध्यान से देखना। इस प्रश्न ने ये पूछा है कि आपके सामने जो ये इक्वेशन आ रखी है, इस इक्वेशन के आप बताइए क्या अद्वितीय हल होंगे, क्या दो ही हल प्राप्त होंगे, क्या आप अनेक हल निकाल सकते हो क्या? तो ध्यान से देखना, ये आपके सामने जो प्रश्न है समीकरण, ये देखो एक बार, ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको अद्वितीय हल और कोई हल नहीं वो आपको समझाया, वो अलग है, और यहाँ पर जो करने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग है। कैसे? अब आप खुद ही देख के बताओ कि यहाँ पर आप x का मान कुछ भी रख सकते हो क्या? देखो यदि मैं x का मान 0 रखता हूं बेटा, तो y की वैल्यू आ सकती है क्या? आ सकती है ना, y की वैल्यू 5। यदि मैं x का मान 1 रखता हूं तो क्या y की वैल्यू आ सकती है? y बराबर 3 एकम 3 प्लस 5 8 आ गई। यदि मैं x का मान 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 गुणा 2 प्लस से 5, 3 दूनी 6 और 5 11। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर x और y के कितने ही मान प्राप्त कर सकते हो ना। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा फिर? कि अद्वितीय हल का मतलब होता है एक एक हल प्राप्त होना, x का मान और y का मान एक एक ही प्राप्त होना। क्या एक एक ही प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, ये भी असत्य हो गया। केवल दो ही हल प्राप्त हो रहे हैं क्या? नहीं, तीन हो गए। तो तीसरे का मतलब क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यह आपका कथन सत्य रहेगा, क्योंकि आप यहां पर x का मान कुछ भी रख के आप y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा? आपके सामने कथन होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं आगे। देखो आगे दे रखा है इसके दूसरे प्रश्न में कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल पूछ रहा है ये? 4 हल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से देखना, अपने सामने समीकरण आ गई है 2x प्लस वाई बराबर 7। 2x प्लस वाई बराबर 7 है आपके सामने। तो एक बात फिक्स होती है कि दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उनमें आप अकेली जो समीकरण की बात करोगे बिना किसी से तुलना किए बिना, तो उसमें आप क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपको देखो इसमें क्या प्राप्त करवाया? 4 हल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने 4 हल ज्ञात करके देखते हैं। देखो आपको 2x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है। आपको अच्छा लगे जो मान रख सकते हो, आप पहले y का मान रख सकते हो या पहले x का मान रख सकते हो। मैं y की वैल्यू रखता हूं y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या रखा? 0। तो यहां देखना ध्यान से, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 और x के बराबर आया मेरे पास 7/2। एक हल तो ये प्राप्त हो गया। आप बेचिंता रहें, कोई भी मान आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दूसरा है y की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 1 रख दी बेटा। तो देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और कितना आ गया? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई मेरे सामने। बताओ दो हल प्राप्त हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। ऐसे ही आपके सामने तीसरा हल प्राप्त करेंगे। y का मान मैंने क्या रख दिया बेटा? 2 रख दिया है। तो 2x प्लस y की वैल्यू 2 रखी, तो 2x बराबर 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और x का मान आएगा 5/2। एक बात याद रखना, इस सवालों में, इस प्रश्नमाला में दो चर वाला जो रेखिक समीकरण है इसमें आपका जो मान है माइनस में, बटे में कुछ भी आ सकता है। आप घबराए नहीं कि यहाँ पर बटे में आ गया, कैसे भाग करेंगे। आप भाग देके इसको 2.5 भी रख सकते थे, कोई गलत नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी आंसर आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे आप अब ये चौथा निकालो कि y की वैल्यू मान लिया मैं 7 ही रख देता हूं, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 7 बराबर 7 और 2x 7 माइनस 7 क्या बच गया? 0 और x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 0/2, 0 आ गया, ठीक है। 4 क्या, हम तो इसके काफी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे वाले सवाल में आपने क्या देखा कि इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो चले आगे, अब चलते हैं। देखो बेटा आगे,
ध्यान से देखो, ये हो गया मेरे पास। अगले प्रश्न में क्या आता है ये देखना। अब आगे है, आपको समीकरण दे रखा है और निम्नलिखित चरों को रखते हुए आपको बताना है कि ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, सवाल क्या है मेरे पास। अब सवाल आपको दे रखा है कि x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 आपको दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, x माइनस 2y बराबर आपको 4 दे रखा है। इसके हल है, कौन कौन से हल है नहीं है। तो देखो पहला अपन सभी का याद कर लेते हैं। पहला आपको 0 और 2 दे रखा है, ठीक है। पहला आपको क्या दे रखा है बेटा, 0 और 2, 0 2 दे रखा है। तो ये देखो ध्यान से, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो प्रश्न माला 3 थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोऑर्डिनेट यदि आपके सामने आ जाते हैं तो पहला किसका होता है, x का, और दूसरा किसका होता है बेटा, y का होता है। तो देखो 0 और 2 था, तो आपके सामने x की वैल्यू तो क्या रखोगे 0 और y की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 2 रखोगे, ठीक है। यहाँ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, कभी आप 2 को रख रहे हो x में और 0 को रख रहे हो y में और उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, आप हर किसी को लिख दो, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं दोहराएं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। पहला किसका होता है, x का, और दूसरा किसका होता है बेटा, y का होता है। दूसरा किसका होता है, y का। तो देखिए x की वैल्यू यहां पर रख दिया 0 और y की वैल्यू रख दिया 2 गुणा y की वैल्यू क्या रखा 2, बराबर में क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है ना। तो देखिए यहां पर क्या बच गया -4, इधर क्या बच गया 4, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो इसमें क्या लिखोगे आप, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त हुआ, कोई हल आपको प्राप्त नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने आपको आंसर मिलेगा, यहाँ कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। तो देखो पहले में आपका नहीं आ गया और अपने भी क्या आया, नहीं आया, ठीक है। अब इसी को लेके आगे चलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाता दूसरा नंबर का दे दिया है 2,0, क्या दे दिया बेटा 2,0। अब ये रख के देखते हैं, देखो ये रख के देखते हैं अपन, देखो बेटा क्या करते हैं, ये रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 रख दिया और y की वैल्यू 2 गुणा में 0, 2 गुणा में 0 बराबर क्या है 4। क्या ये भी बराबर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आ गया, 2 बराबर 4, ये भी क्या हो गया आपके सामने नहीं है। तीसरा आप जैसे आपको दे रखा है, तीसरा आप करने जा रहे हो क्या कि 4,0 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। मैं रख देता हूं यहां पर 4 - 2 गुणा 0 = 4, ये 0 खत्म, 4 बच गया मेरे पास। ये आपके सामने आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या लिख दोगे, हाँ, क्योंकि दोनों आपके सामने क्या आ गए, बराबर आपको प्राप्त हो गए। चौथा क्या है इसका, वो भी देख लेते हैं अपन। क्या है बेटा, √2 4√2 4√2 ये रखते हैं बेटा। देखो x की वैल्यू रखा √2, 2 गुणा 4√2 बराबर क्या लाना है 4, आएगा नहीं आएगा। इसमें भी आप क्या लिखोगे, नहीं लिख दोगे, ठीक है बेटा। यह क्या लिखना है, नहीं लिखना है। आगे है 1,1, पांचवा है मेरे पास 1,1। तो x की वैल्यू 1 रखो, 1 - 2 गुणा 1 बराबर 4, तो 1 - 2 बराबर 4 - 1 बराबर 4। इसमें भी क्या होगा, कोई हल आपको प्राप्त नहीं है। आपको क्या प्राप्त हुआ, कोई हल प्राप्त नहीं है आपके सामने। तो ये हो गया आपके सामने सारे में, बस केवल एक कहाँ आया है आपके सामने, बाकी सब में क्या आ गया, नहीं आपका आंसर आया है। अब चलते हैं इसी प्रश्नमाला का एक प्रश्न संख्या 4 है, अंतिम सवाल इस प्रश्नमाला का। ध्यान से देखना क्या दे रखा है, देखो हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि इस प्रश्नमाला में चरों की संख्या कितनी रहने वाली है, 2। तो x और y, अब तक आपके सामने x और y और अधिकतर है, हमेशा याद रहे कि हमेशा x और y का ही अध्ययन किया जाता है। जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी x और y का ही अध्ययन करते हैं। अब आपको दे रखा है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2,
x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो आपका समीकरण क्या है 2x प्लस 3y और बराबर में दे रखा है बेटा 4 के दे रखा है, क्या दे रखा है के का एक हल है, का एक हल है। एक हल का मतलब बेटा अद्वितीय हल, एक हल का मतलब इसके अलावा कोई हल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर के का मान आप ऐसा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर के का मान क्या ज्ञात कीजिए, ऐसा ज्ञात कीजिए कि इस समीकरण का केवल एक ही हल आपको प्राप्त हो जाए। अब देखो क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये एक हल आपको दे रखा है, हल तो देखो जैसे अपन बाद में निकालेंगे 2x प्लस 3y मान लो बराबर है यहाँ पर 10 आ गया ना, तो आप तो हल तो बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आपके सामने यहाँ पर कोई एक हल आपको दे रखा है, एक हल आपको दे दिया। तो यहाँ देखो अब आगे क्या करते हैं, इस समीकरण में x की वैल्यू रखते हैं 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में y का मान 1 और बराबर में क्या आ रहा है बेटा 4, 2 दूना 4, 3 एकम 3 बराबर k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई मेरे पास, तो k का मान क्या होगा 7, तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 7, ये आपकी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यानी आप इसके हल तो बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक हल तो दे रखा है। यह मैंने आपको थोड़ा गलत समझाया कि यहाँ पर आपको एक हल तो दे रखा है, ठीक है, तो इसकी सहायता से आप के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नमाला आपकी 4.2 यही समाप्त होती है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने प्रश्नमाला 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। बच्चों यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की और भी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।